Hello everyone. Finally moving towards the end of amalgamation. Today we are on the last sum of the amalgamation. We have started with some two off topics which are not from module, which is intercompany investment, purchasing companies having investments in selling or selling companies having investment in purchasing company. Purchasing company having investment in sales, उसका concept देखा था आपने already. There were 3 points, 3 phases. Purchase consideration में क्या effect देना पड़ेगा, ट्रांसफर में एंड ट्रांसफरिंग में. देन वी केम टू इन्वेस्टमेंट बाय होल्ड बाय सेलिंग कंपनी इन परचेजिंग कंपनी. उसका आपने दो फेज देखा कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट परचेज कंसिडरेशन, यानी कि नेट पेमेंट मेथड का स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो नेट एसेट वैल्यू से ही जाना पड़ेगा. एंड नेट एसेट वैल्यू सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी दोनों की निकलेगी. परचेजिंग कंपनी की नेट एसेट वैल्यू क्यों निकलेगी, क्योंकि हमको उसके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए. और मतलब यू शुड मार्क माई वर्ड्स कि अगर जब भी नेट एसेट वैल्यू से कैलकुलेट करना होगा तो क्वेश्चन ही आपको बोलेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से सम कैलकुलेट करो. अगर इट इज फ्रॉम दिस नेट पेमेंट मेथड तो सब तुम पूरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर लो एंड देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड वो डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का जो बचेगा वो परचेज कंसिडरेशन रहेगा. रिपीटिंग इट वंस अगेन, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी हैव टू वेज, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड. अगर नेट एसेट मेथड है तो इट इज कंपल्सरी, इट इज टू बी इशूड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी. इसलिए नेट एसेट वैल्यू परचेज एंड सेलिंग कंपनी दोनों का निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी परचेजिंग कंपनी की एंड टोटल नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी सेलिंग कंपनी की. नेट एसेट वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, राइट. एंड इफ इट इज नेट पेमेंट मेथड तो तुम ब्लंटली जैसे भी क्वेश्चन कंडीशंस दे रहे हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स लेके आओ माइनस नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय सेलिंग कंपनी, यानी कि इतना परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दे दिया है, बाकी का कितना परचेज कंसिडरेशन देना है दैट विल बी कैलकुलेटेड, राइट. अपने जो एक सम करे सम नंबर 35 दैट इज एज पर नेट एसेट वैल्यू, ठीक है. एंड देन द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर की बुक्स में क्या होगा कि सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइजेशन में क्लोज होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग कंपनी है वो क्लोज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन. हम उनको चुका रहे हैं, ठीक है ना. परचेज कंसिडरेशन है, हमने वो एडजस्ट कर दिया कि भाई इतना परचेज कंसिडरेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी आ गया, बाकी का परचेज कंसिडरेशन अभी ले लो, तो वो अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में पे कर देंगे. विल बी सीइंग दैट. कम टू सम नंबर 35. Again, those who are not having Paduka, just message me and send you the PDF. Yes, sum number 35. I am reading the question. The balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March are as below. Equity shares, general reserve, creditors, assets and 40,000 shares in A Limited. B Limited shares होल्ड करिए A Limited में, ठीक है. A लिमिटेड का टोटल कैपिटल कितना है 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 20 लाख, और 2 लाख में से 40,000 किसके पास है, बी लिमिटेड होल्ड कर रही है. मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, ठीक है ना. तुम एक बार, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैंडल, बट तुम एक बार किसी का डीमैट अकाउंट देखना, ओपन तुम एक परचेज का कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इन लोगों ने पहले शेयर्स परचेज कर रखा है और फिर अमालगमेशन का प्लान आया, दैट इज व्हाई ये सिचुएशन अराइज हो रही है. A Limited absorbed B Limited. A Limited absorbed B Limited, यानी कि B Limited is the selling company, it is the transferor company. Transferor company holding shares in transferee company. A absorbed B on the basis of intrinsic value of the shares. The purchase consideration is to be discharged in fully paid up equity shares. A sum of 1 lakh is owed by A to B. Also included in the stock of A Limited is 1,20,000 गुड्स सप्लाइड बाय बी लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 20%. एक इंटर कंपनी ओइंग्स है, एक स्टॉक का भी एडजस्टमेंट है, और बाकी जो फुल फ्लेज सम है वही अपने लिए नया है, ठीक है. यस, मूविंग अहेड. वर्किंग नोट 1 क्या बोला है, द ए लिमिटेड विल एब्जॉर्ब्ड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फाइंड करो. नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड, एसेट्स इक्वल टू 30 lakhs,
एंड लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स ऑफ 6 lakhs। ये मुझे मिला नेट एसेट वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स? 20 lakhs divided by 10, 2 lakhs। Intrinsic value equal to net asset value of purchasing company upon number of shares of purchasing company equal to 24 lakh shares, 24 lakh is the NAV and 2 lakh shares equal to 12 per share। अभी ना इंट्रिंसिक वैल्यू को थोड़ा फील करो, क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? पूरे बैलेंस शीट में से अगर ये मेरा बैलेंस शीट है, टोटल ऑफ एसेट्स ये पूरा एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज मैंने माइनस किया तो क्या बचा? कैपिटल एंड रिजर्व। तो कैपिटल और रिजर्व के बेस में जो ओनर्स, इक्विटी शेयर ओनर्स का ही राइट है कैपिटल एंड रिजर्व्स, उसके बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो शेयर की कितनी वैल्यू है? शेयर की पूरे बैलेंस शीट के वैल्यूएशन के बेस पर शेयर क्या वैल्यू है? दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्रॉम एसेट्स माइनस लायबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन बोथ केस, राइट? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड मुझे मिल गया, एनएवी ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एनएवी ऑफ सेलिंग कंपनी परचेज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ सेलिंग कंपनी होल्ड कर रही है परचेजिंग कंपनी के शेयर्स, तो उसकी एसेट्स में पहले तो अपने को इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करना है, ठीक है? उसकी नेट एसेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसका वो एसेट है, राइट? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग कंपनी है वो भी उसको देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट तो तभी फिक्स होगा जब तुम सब एसेट्स कंसीडर कर रहे हो, राइट? फर्दर वो जब तुम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कैलकुलेट करोगे वो न्यू वैल्यू पे होगा, नेट एसेट वैल्यू पे होगा, तो तुमको एक्चुअल उसका एनएवी पता चलेगा। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एसेट्स कितना है? 14 lakhs। इन्वेस्टमेंट 40,000 शेयर्स इंटू 12, ठीक है? जब मैं इसके शेयर्स, इसके नेट एसेट वैल्यू ढूंढ रही हूँ, समझो तुम, तो अगर मैंने इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू 12 रुपीज निकाल रखा है, तो इसका जो एसेट है उसका भी वैल्यू इंक्रीज हो गया। अगर इस कंपनी का शेयर जो हम यहाँ पे 10 रुपीज कंसिडर करके बैलेंस शीट में चल रहे थे, उसकी कंपनी के शेयर की वैल्यू 12 रुपीज है, तो अगर यहाँ पर चेंज आएगा तो इसके एसेट्स में भी इंक्रीमेंट होगा, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो उसका नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ेगा। सो दैट इफेक्ट इज कंपल्सरी। इसका अगर शेयर वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी नेट एसेट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, तो ही हमको एक्चुअल नेट एसेट वैल्यू पता चलेगा कि ये कंपनी को अपने एसेट्स बेचने में कितना उसका नेट एसेट वैल्यू है, राइट? तो दिस इज टू बी टेकन अप एट नेट एसेट वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू, जो न्यू वैल्यू है उसके ऊपर से लेंगे। 40,000 इंटू 12, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है। 4,80,000 and then liability of 3,80,000. Any other asset or something? क्या अपने करेंगे? परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे? नेट एसेट वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी और द इक्विटी पर शेयर वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेज कंसीडरेशन तो 15 लाख फिक्स हो गया, शेयर्स कितने इशू करने हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। परचेज कंसीडरेशन 15 लाख फिक्स हो गया, अपने को कितने शेयर्स देना है वो दिया नहीं है, सो वी कैन नॉट गो बाय नेट पेमेंट मेथड। सो नेट एसेट वैल्यू से मैंने परचेज कंसीडरेशन निकाल लिया कि भाई 15 लाख अपने को देना है। 15 लाख कैसे देना है? इक्विटी शेयर से देना है।
पर शेयर वैल्यू क्या देंगे? ऑन द बेस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेज कंपनी. यस, परचेज कंसीडरेशन इक्वल टू 15 lakhs. Number of shares based on intrinsic value of purchasing company equal to 15 lakhs divided by 12. वन लैख 25,000 शेयर्स देंगे इन ऑल. परचेज कंसीडरेशन विल बी डिस्चार्ज 15 lakhs ऑफ एट 12 पर शेयर, यानी कि 1,25,000 शेयर्स देने हैं. क्या मुझे फुल फ्लेज 1,25,000 शेयर्स इशू करना है? थिंक फॉर अ मिनट. क्या इस कंपनी को ए लिमिटेड को फुल फ्लेज 1,25,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 40,000 शेयर्स दे आर हैविंग. ठीक है ना, ये इसका 40,000 शेयर्स वापस अपनी बुक्स में क्लोज कर ले, फिर नया 1,25,000 इशू करे, तो दैट इज नॉट लॉजिकल. हम क्या करेंगे? सीधा नेट शेयर्स इशू कर देंगे. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस यस्टरडे. 1,25,000 शेयर्स माइनस 40,000 विच आर ऑलरेडी है, तो नया कितना इशू करना पड़ेगा? वही अपना फाइनलाइज परचेज कंसीडरेशन है. फाइनल परचेज कंसीडरेशन equal to 1,25,000 minus 40,000, 85,000, यानी कि 1,25,000 minus 40,000 into 12, right? 10,20,000. ये मेरा पूरा परचेज कंसीडरेशन आ गया 10,20,000. इसका अगर तुमको सही लगे या फिर यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, दैट इज रियली गुड. उसका स्टेप्स लिख लो. कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेट एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी. द परचेज कंसीडरेशन इज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी. फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कंसिडर net asset value of selling company and intrinsic value of purchasing company. Finally arrive at the net number of shares to be issued. Clear? Yes, copy this down. Give journal entries in the books of both the companies if entries are made at intrinsic value. Okay. Also prepare balance sheet after absorption. So we are supposed to cut entries and balance sheet also. In the books of purchasing company, we have two adjustments: intercompany owings and stock adjustment. Clear? First, in the books of selling company, close of the assets and liabilities. Investment account close मत करना. Realization to assets
assets 30 lakhs. Sorry, not 30, 14 lakhs. इन्वेस्टमेंट क्लोज नहीं करना है. लायबिलिटीज 3,80,000. रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस भी आने वाला है, सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना दे रही हूँ. वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट डेबिट क्रेडिट से नेट प्रॉफिट और रियलाइजेशन निकाल सकते हैं, बट आई फील दिस इज अ मोर कंफर्टेबल वे. इसमें प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक होने का कम चांसेस है, सो एक रफ में बना देने का कोई इशू नहीं है. यस, परचेज कंसीडरेशन कौन देने वाला है? ए लिमिटेड. A limited to realization I like 10,20,000. A limited क्या देने वाला है? शेयर्स ऑफ A limited. This is the last time we are passing the same entries. Today is the last sum, so don't get bored. I think ये पार्टनरशिप और ये सब मिला के अपने 20-30 टाइम्स की एंट्रीज पास कर ली है. क्लोजिंग एंड देन ट्रांसफरिंग टू ओनर्स एंड एवरीथिंग. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स किसको पास ऑन करूं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट 12 lakhs, 2,20,000. 2,20,000, right? To equity share holders 14,20,000. यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन 12,20,000. इम्पॉर्टेंट एंट्री, सी केयरफुली. बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कितने की वैल्यू पर है? 40,000 शेयर्स एट 10 ईच. जब भी मैं परचेज कंसीडरेशन इशू करूंगी, जो 85,000 नए शेयर्स इशू करूंगी, उसकी वैल्यू क्या है? 12 रुपीज पर शेयर. मेरी बुक्स में कितनी है इन्वेस्टमेंट? 10 रुपीज पर शेयर. तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है. सो इन द एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग मुझे क्या करना है? जो ये इन्वेस्टमेंट है वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देने वाली हूँ, और जो ये 10,20,000 है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देने वाली हूँ. बट ये जो मेरे परचेज कंसीडरेशन, दिस पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन इज एट इंट्रिंसिक वैल्यू. द परचेज कंसीडरेशन विच इज ऑलरेडी इन द बुक्स इज नॉट एट इंट्रिंसिक वैल्यू. वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं है, तो ये मिसमैच हो जाएगा, ठीक है. मुझे तो उनको इन ऑल परचेज कंसीडरेशन 1,25,000 शेयर्स इंटू 12 इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाना चाहिए. लेकिन अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट 10 पे रखूंगी और ये इन्वेस्टमेंट 12 पे रखूंगी, तो वो अल्टीमेटली पर्पस सेटिस्फाई नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? सी 10,20,000 प्लस 4 lakhs आई थिंक 14,20,000. पर मेरा जो परचेज कंसीडरेशन था, यानी कि नेट एसेट था उनकी बुक में, वो तो 15 lakhs था. तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नेट एसेट इन द बुक्स ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड तुम देखो 15 lakhs है, और अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट एज इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही हूँ 4 lakhs, एंड ये जो परचेज कंसीडरेशन 10,20,000, तो मैंने जो परचेज कंसीडरेशन उनको इन ऑल दिया दैट विल बी 14,20,000, वेयर एज आई एम सपोज टू गिव देम 15 lakhs. ठीक है, तो ये पर्पस अपना सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो फॉर दैट व्हाट विल बी डूइंग इज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है अपनी बुक्स में, उसको रिवैल्यू कर दो, उसको 12 रुपीज पर लेके आओ. ठीक है, 40,000 इंटू 10 ऑलरेडी है. 40,000 इंटू 10 इट्स ऑलरेडी देयर 40 lakhs, सॉरी 4 lakhs. I'll be adding 40,000 into 2, 4,80,000 को मैं उसको रिवैल्यू कर देती हूँ इन्वेस्टमेंट्स को. तो what I'll be giving here is 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,20,000, एंड here 15 lakhs का मेरा पर्पस सेटिस्फाई हो जाएगा. The reason behind I am revaluing the investment in the books of selling company
इज टू सेटिस्फाई द परचेज कंसीडरेशन, ठीक है ना, फुल फ्लेज परचेज कंसीडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को 15 लाख जाना चाहिए। भले मैं एग्जिस्टिंग मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उसमें से दूं, नया इन्वेस्टमेंट दूं, कुछ भी दूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 15 लाख रुपीस जाना चाहिए इन देयर अकाउंट। if someone wants to copy, कुछ रफ में लिखना है तो लिख लो पॉज करके। I am now revaluing the investment, ये वाला रिवैल्यूएशन का एंट्री I am passing it out। What is the equity shares in A Limited? Investment is an asset, debit balance, अगर उसको बढ़ाना है वैल्यू, equity shares in A Limited to realization, increment in value of investments 40,000 into 2, 10 पे वो ऑलरेडी वैल्यूड है 80,000, 80,000, रियलाइजेशन अकाउंट रख हो गया है 14 lakhs, 3 lakh 80,000, 10 lakh 20,000, and here also crediting 80,000. Yes, realization profit or loss. Profit is 80,000. कैसे ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर होल्डर्स को? रियलाइजेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, $80,000। क्लोज कर दिया, परचेज कंसीडरेशन वाला डील कर लिया, कैपिटल और रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं लेके आई, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज कर लिया, बैलेंस शीट क्लोज हो गया, मेरा रिजर्व्स एसेट्स लायबिलिटीज सब क्लोज हो गया, रियलाइजेशन भी क्लोज हो गया। द फाइनल स्टेप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दो। देखो इस सम में एक और चीज है, अपने जो यहाँ पर शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड किया ना, यहाँ पर जनरली हम सम्स में ये अकाउंट क्रिएट करते हैं शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, लेकिन इस केस में सेलिंग कंपनी की बुक्स में ये अकाउंट ऑलरेडी है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 4 लाख पर, वहां पर मैंने और डेबिट किया 10,20,000 और डेबिट किया 80,000, ठीक है। कैलकुलेट करो, वंस अगेन आई एम सेइंग, जनरली हम जो ये ए लिमिटेड अपने को इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड जो मुझे परचेज कंसीडरेशन दे रही है उसको मैं ऐसे आई शो इट इन द बुक्स के मुझे इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, ये अकाउंट नया ओपन होता है, लेकिन इन दिस सम ये अकाउंट ऑलरेडी अपनी बुक्स में है बिकॉज सेलिंग कंपनी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, सो वी आर हैविंग इट इन आवर बुक्स एट 4 लाख रुपीस इन एसेट्स। उसको मैंने और डेबिट किया शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड से, अगेन आई हैव डेबिटेड इट शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 80,000, वो अकाउंट का टोटल अभी कितना हो गया होगा 4 लाख प्लस 10,20,000 प्लस 80,000 पूरा 15 लाख हो गया। वो अकाउंट को क्लोज करके सीधा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। शेयर्स जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 15 लाख। जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट था वो भी क्लोज हो गया, बाकी सब जो एसेट्स लायबिलिटीज रिजर्व थे सब क्लोज हो गया, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मुझको उनको नेट एसेट के हिसाब से 15 लाख का परचेज कंसीडरेशन देना था वो भी दे दिया। सो ऑल द पर्पसेस आर सेटिस्फाइड। क्लियर? स्टेप्स लिख लेना तो हेल्पफुल होगा। यस, कॉपी दिस डाउन।
lectures. I am changing the privacy. अगर किसी का बाकी है, give me the reasons. I will not change. Otherwise सब lectures आज hide हो जाएंगे. So you will be left with five lectures or 6 lectures previous to this lecture. Clear? Yes. Accounting in the books of purchasing company. The first entry normal वाली business purchase. 2 liquidator of B Limited 10,20,000. Previous to this sum अपने जो नेट परचेज कंसीडरेशन लेके आए थे ना, हर जगह अपने वही कंसिडर करते हैं. हर एंट्री में जहाँ भी बिजनेस परचेज वाली या फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाली, हर जगह जो नेट परचेज कंसीडरेशन है वही कैलकुलेट करते हैं. इन दी प्रीवियस सम आल्सो एंड इन दिस सम आल्सो अपने लिए परचेज कंसीडरेशन 10,20,000 ही है. यस. एसेट्स और लायबिलिटीज कितने टेकअप हुए? एसेट्स 2 liabilities 2 business purchase. $14 lakhs and $3,80,000. $10,20,000 ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया. यस. ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया. इस कंपनी को बिजनेस परचेज करने पर कोई फायदा नहीं हो रहा. लेकिन अगर तुम सेलिंग कंपनी की बुक्स देखोगे तो उनको रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो रहा है. उनको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. ये अबाउट दिस यू शुड थिंक बाय योरसेल्फ. जनरली कैसा होता है कि वो जो इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनको जितना लॉस होगा ना बिजनेस क्लोज करने पर, उतना ही इनको प्रॉफिट होगा. लेकिन इन दिस केस इनको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में अपने रियलाइजेशन प्रॉफिट डाला हुआ है. ठीक है. सो यू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, यू विल इजीली गेट द आंसर. सो आई एम गिविंग इट अप अपॉन यू. तुम देख लेना. क्वेश्चन इज कि यहाँ पर इस एंट्री में कोई परचेज एंड लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि परचेजिंग कंपनी है उसने सही वैल्यू पे बिजनेस परचेज किया. सस्ता भी नहीं किया, महंगा भी नहीं किया. लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अपने अकाउंट क्लोज किया सेलिंग कंपनी में, उनको बिजनेस सेल करने पर प्रॉफिट है 80,000 का. ठीक है. तो वो मिसमैच क्यों है, यू चेक इट आउट. यस. एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकअप करिए. क्लोजिंग दिस लिक्विडेटर अकाउंट. 10,20,000. Book value of share is 10 rupees. The share value for purchase consideration is 12 rupees. So equity securities premium आएगा. Equity share capital to securities premium. $85,000 into 10, 85,000 into 2. into 2. 1,70,000. Yes. Adjustment में क्या है? A sum of 1 lakh rupees is owed by A Limited to B Limited. Also included OT के बाद में पर इंटरकंपनी ओइंग्स का देख लेते हैं. Sum of 1 lakh is owed by A Limited, यानी कि क्रेडिटर्स कैंसिल होंगे और क्रेडिटर्स बुक्स में डेटर्स अकाउंट है नहीं, एक सीधा एसेट अकाउंट. सो सन्ड्री एसेट 1 lakh. Also included in the stock of A Limited. We are in the books of A Limited. Also included in the stock of A Limited is 1,20,000 goods. ₹1,20,000 goods supplied by B Limited at cost plus 20%. कॉस्ट प्लस 20% पे दिए गए गुड्स 1,20,000 जो बी के पास से परचेज किए हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. जो सन्ड्री एसेट्स है उसमें एक इन्वेंट्री इंक्लूडेड है जिसकी वैल्यू है 1,20,000.
supplied by B at cost plus 20%. तो क्या मैं बोलूँ कि ये 1,20,000 है, दैट इज जो भी टोटल है वो 120% वैल्यू है, 100 रुपीज उसका कॉस्ट होगा और 20% उसने इंक्लूड किया। ये जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ बी लिमिटेड एंड परचेज प्राइस ऑफ ए लिमिटेड है। 1,20,000 जो है दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ बी लिमिटेड एंड परचेजिंग प्राइस ऑफ ए लिमिटेड। परचेजिंग प्राइस ऑफ ए लिमिटेड है इसलिए ही इन्वेंट्री ऑफ ए लिमिटेड में है, राइट। बी हैज सोल्ड इट एट कॉस्ट प्लस 20% यानी कि 120%। सो अगर मुझे उसकी कॉस्ट पे अराइव होना है, कॉस्ट पे अराइव होना है तो आई कैन डू दिस 1,20,000 डिवाइड बाय 120%। और तो वैसे भी कर सकते हो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। 1,20,000 जो है वो 120% है तो 100% यानी कि कॉस्ट कितनी होगी, यू विल बी गेटिंग कि जो बी की कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट थी प्लस 20% उसने प्रॉफिट ऐड किया, 1,20,000 पर ए को सेल कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइफरकेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज, आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि ए अभी है ना जो बी को अमालगमेट बी को टेक ओवर कर रहा है, दोनों की बैलेंस शीट मिल रही है। सो द स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट, द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, whereas 1,20,000 is stock cost plus profit. We have to nullify the profit. ठीक है, we have already done this in the module sums. एक बार ये रिविजन टाइप है तुम्हारे लिए, you are not learning anything new. He is repeating it once again. B लिमिटेड ने जो स्टॉक A लिमिटेड को सेल किया था वो कॉस्ट प्लस 20% पे किया था यानी कि 120% पर। अभी हम पूरे बैलेंस शीट को मर्ज करते रहे A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, सो द स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट। बी का जो 20,000 का प्रॉफिट है वो नहीं होना चाहिए स्टॉक में, दैट इज वी आर सपोज टू टेक इट ऑफ। तो मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो 1,20,000 है दैट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट, 100% कितना होगा, द कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20,000। मुझे स्टॉक 1 लाख रुपीज पे लेके आना है, उसमें प्रॉफिट 20,000 जो इंक्लूडेड है वो मुझे निकाल देना है। एसेट्स को रिवर्स करना है 20,000 रुपीज से। सन्ड्री एसेट्स टू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व। कौन सा रिजर्व है इनकी बुक्स में, यस जनरल रिजर्व ही है, 20,000, ठीक है ना। अगर तुमको कॉस्ट वाले परसेंटेज से नहीं समझ में आ रहा है तुम सेल्स वाले परसेंटेज में भी जा सकते हो, बट वो 16.67 सब कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू है इसलिए मैंने कॉस्ट के परसेंटेज से ही कंटिन्यू किया है। तुम कैलकुलेटर में करो 1,20,000 डिवाइड बाय 120% तो तुमको 100% की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई ये अगर 120% है तो 100% कितना है, तो भाई 1 लाख 100% है। 20,000 है जो बी ने प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया है, अपने को कॉस्ट पे लेके आना है, सो 20,000 मैंने निकाल दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व को रिजर्व में से माइनस कर दिया, मेरे प्रॉफिट्स कम कर दिए, एसेट्स को कम कर दिया। Clear? These were the entries in the books of purchasing company. Yes. Copy this down. Copy this down. We are supposed to complete the balance sheet. Yes, going to the balance sheet. जब भी तुम अमालगमेशन रिवाइज करो फॉर अ टेस्ट और फॉर एग्जाम, ये जो दो सम है और मॉड्यूल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम, आई थिंक इलस्ट्रेशन 7 और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, पर तुमको जो कॉम्प्लिकेटेड
कंप्लीट लग रहे हैं, 2 इलस्ट्रेशन 2-3, और ये 2 इलस्ट्रेशन जो अपने पादुका मैसेज किए वो हमेशा फ्रेश मॉर्निंग में उठ के रिवाइज करना, उसका पाथ लिख लेना, ये ना मिस नहीं करना, इसको मस्ती में नहीं लेना कि चलो 15 मिनट में खत्म कर लिया, ऐसे नहीं, सॉल्व करना खुद से, इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है, दे कैन गिव यू अप टू 15 to 20 मार्क्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 मार्क भी, तो अगर 15 to 20 मार्क्स है तो उसके पीछे पूरा टाइम लगा दो, अर्ली मॉर्निंग में करना बहुत हेल्पफुल होगा, तुम्हारा 50% टाइम कंज्यूम होगा बिकॉज यू आर वेरी फ्रेश इन दी अर्ली मॉर्निंग. I used to do that. All the difficult parts I used to keep it in the morning. वो 50% टाइम कंजम्पशन में हो जाता है. You save your time. और जो easy parts है, take it up during the day time. और late night में तो बिल्कुल easy things ही लेने का. Yes, balance sheet. Equity share capital, the existing shares were 20 lakhs into 10. 2 lakh into 10. 20 lakhs का equity share capital था. इशू किया हमने, जो एग्जिस्टिंग जो सेलिंग कंपनी के पास होल्डिंग थी ना, वो इस 2 lakhs में से ही थी, ठीक है, हमने खाली 85,000 ही नया इशू किया है. कैपिटल में 10 ही आएगा, यहाँ पर 12 मत लिखना. 28,50,000. 28,50,000. Reserves, securities premium. 85,000 into 2, 1,70,000. जनरल रिजर्व, हमने बी का जनरल रिजर्व नहीं टेकअप किया है, दैट अपना ये नेट एसेट परचेज वाला मेथड है. वी आर नॉट टेकिंग अप एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, उसका इन्वेस्टमेंट हमने टेकअप किया ही नहीं है. सो दिस इज नॉट मर्जर मेथड, दिस इज इन नेचर ऑफ परचेज, ठीक है. उसका जो इन्वेस्टमेंट है बुक्स में हमने वो टेक ओवर किया ही नहीं है. सो वी आर नॉट टेकिंग अप ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यस, तो हमने रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड नहीं टेक ओवर किया है. जनरल रिजर्व 4 lakhs minus 20,000 stock adjustment, so 3,80,000. जनरल रिजर्व को मैंने डेबिट किया था. Yes, other assets 1,70,000 and 3 lakh. Okay, creditors, shareholders fund, current liabilities, trade payables. नोट्स तो मैंने लेना, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ. 6 lakhs प्लस 3,80,000 और 1 lakh का हमने एक एडजस्टमेंट कर रखा था, तो 8,80,000. Non-current assets 30 lakhs plus 14 lakhs प्लस माइनस एक जो हमने इंटर कंपनी ओइंग का एडजस्टमेंट किया, माइनस 20,000 स्टॉक एडजस्टमेंट, 42,80,000. एक बार वापस से 30 lakhs प्लस 14 lakhs minus 1 lakh intercompany owings minus 20,000 stock adjustment, 42,80,000. No other assets. It's 42,80,000. क्लियर? यस, बैलेंस शीट में दूसरी
इसकी थोड़ी 2 नोट्स तुम बना लेना, राइट, उसको छोड़ मत देना मेरे जैसे। वी आर कंप्लीटिंग अमालगमेशन फाइनली, प्लीज प्रैक्टिस एंड रिवाइज, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग इट। अगर इस पे दूसरे चैप्टर्स ओवरलैप हो गए अमालगमेशन की प्रैक्टिस के बिना तो 100% अमालगमेशन कभी नहीं होगा, हमेशा उसके कंसेप्ट्स वीक रह जाएंगे, प्रैक्टिस वीक रह जाएगी। इफ यू वांट कि एक दो दिन तुमको न्यू चैप्टर्स ना स्टार्ट हो, यू वांट टू कंटिन्यू विद प्रैक्टिस ऑफ अमालगमेशन, मैसेज मी, सब विल कंसीडर एवरीथिंग। थिंग इज यू आर सपोज टू वर्क हार्ड। 15 to 20 मार्क्स का अगर सम है, सॉरी 15 to 20 मार्क्स का अगर चैप्टर है, वी आर डूइंग ईच एंड एवरी सम। पादुका में से जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स थे वो भी क्लियर किया, सब एकदम कंसेप्चुअली समझा है, एकदम सब डाउट्स क्लियर किया है। तो अभी प्रैक्टिस की वजह से तुम अपना ग्रिप नहीं लूज करो, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस ही बाकी है, डोंट लूज योर ग्रिप, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ अमालगमेशन। बैलेंस ऐसे नहीं कि चलो एंट्रीज करके छोड़ दिया, बैलेंस शीट भी बना लो, हर एक सम करो तो फुल फ्लेज करो, ठीक है, एक भी मार्क एग्जामिनर कट नहीं कर सकता अपना। क्लियर, ऑल योर डाउट्स आर वेलकम, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन आस्किंग द डाउट्स, ठीक है, थैंक यू, यस कॉपी दिस डाउन।